साथियों नमस्कार, मैं चंद्रशेखर चौरसिया आप सभी का चंद्रा ग्लोबल स्टडी के इस प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। साथियों, आज 12 जनवरी स्वामी विवेकानंद जी की जयंती है, जिसे राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। अतः आप सभी को राष्ट्रीय युवा दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। स्वामी जी का एक बहुत ही प्रचलित और प्रसिद्ध कथन है कि उठो जागो और लक्ष्य प्राप्ति तक रुको नहीं। तो चलिए आज हम सब अपने लक्ष्य की प्राप्ति हेतु इस क्लास को शुरू करते हैं। देखिए, जैसा कि यहाँ लिखा हुआ है, केमिस्ट्री कक्षा 12 अनसॉल्व्ड पेपर 2023 सेट 1 और कोड है 347 CA। तो हम लोग इस सेशन में कक्षा 12 केमिस्ट्री के सारे अनसॉल्व्ड पेपरों को एक एक करके हल करेंगे, जो कि 2023 से शुरू करेंगे और 2019 तक लगातार एक एक करके हल करते चलेंगे। तो चलिए देखते हैं, यहाँ पर हम एक एक करके और पूरी तरह से प्रत्येक क्वेश्चन के बारे में पूरी डिस्कशन करते हुए हल करते हैं। तो यह अनसॉल्व्ड पेपर ले लेते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन जो दिया गया है वो है बहुविकल्पीय प्रश्न। प्रश्न 1 है बहुविकल्पीय प्रश्न। इस बहुविकल्पीय प्रश्न में पहला क्वेश्चन आपके सिलेबस में एक बार हटा दिया गया है एनसीईआरटी से। तो दूसरे से हम देखते हैं खा। तो खा में दिया गया है कि 10% द्रव्यमान प्रतिशत वाले ग्लूकोज के 200 ग्राम विलयन में ग्लूकोज की मात्रा होगी। कितनी मात्रा होगी? जो विकल्प है, पहला है 5 ग्राम, दूसरा है 10 ग्राम, तीसरा 20 ग्राम और चौथा है 40 ग्राम। तो चलिए इस सवाल को सॉल्व करते हैं। देखिए, यहाँ पर जो मान दिया गया है द्रव्यमान प्रतिशत, द्रव्यमान प्रतिशत का मतलब होता है कि किसी विलयन के 100 ग्राम में उपस्थित विलेय की ग्राम में मात्रा, उसी को हम द्रव्यमान प्रतिशत के द्वारा व्यक्त करते हैं। तो चूंकि इसमें दिया गया है 10% द्रव्यमान प्रतिशत वाला ग्लूकोज, इसका मतलब है कि 100 ग्राम विलयन है और उसमें 10 ग्राम ग्लूकोज उपस्थित है। तो लिखते हैं कि चूंकि 100 ग्राम विलयन में उपस्थित ग्लूकोज की मात्रा बराबर 10 ग्राम। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि तो 200 ग्राम विलयन में ग्लूकोज की मात्रा कितनी होगी। तो इसलिए 200 ग्राम, यहां ग्राम कर देते हैं 100 ग्राम। तो 200 ग्राम विलयन में उपस्थित ग्लूकोज की मात्रा ये हो जाएगा, सॉल्व करेंगे हम तो 10/100 गुणे 200, 100 दूनी 200, यानी आ जाएगा ये 20 ग्राम। यही आंसर होगा। तो आपका जो विकल्प होगा वो तीसरा विकल्प इसका सही है। चलिए अगले क्वेश्चन का क्वेश्चन में दिया गया है एक अभिक्रिया के वेग स्थिरांक यानी के, इसका मान दिया गया है 2.3 गुणे 10 की घात -5 लीटर मोल इनवर्स सेकंड इनवर्स। तो अभिक्रिया की कोट क्या होगी? अभिक्रिया की कोट हमें ज्ञात करना है। तो चलिए इसका मान हम लिख लेते हैं कि अभिक्रिया का वेग के बराबर दिया गया है 2.3 गुणे 10 की घात -5 लीटर मोल इनवर्स सेकंड इनवर्स। अभिक्रिया के वेग का जो मानक मात्रक होता है वो है मोल 1 - लीटर n-1 सेकंड इनवर्स। तो उसी से हम इसकी तुलना कर देते हैं। देखिए, चूंकि के का मात्रक ये होता है मोल 1 - लीटर n-1 सेकंड इनवर्स, तो हम इसमें मोल की तुलना कर लेते हैं। या आप चाहे तो लीटर की भी तुलना कर सकते हैं, किसी एक की तुलना कर लीजिए और इसी से मान यहां पर हम ज्ञात कर लेंगे। तो चलिए देखते हैं, हम लीटर की तुलना कर लेते हैं। तो आपके मानक समीकरण में दिया गया है कि लीटर n-1 बराबर, यहाँ लीटर है तो कोई घात नहीं दिया है, घात 1 है। तो यहाँ पर हम घातों की तुलना करेंगे तो n-1 बराबर 1 आ जाएगा और n बराबर हो जाएगा 1 + 1 = 2। यानी जो अभिक्रिया होगी वो यहाँ पर द्वितीय कोट की हो जाएगी। द्वितीय कोट अभिक्रिया होगी द्वितीय कोट की। n यहाँ पर अभिक्रिया की कोट को प्रदर्शित कर रहा है, यानी कि जो इसका तीसरा विकल्प होगा वो सही होगा। तीसरा विकल्प ये सही है, तीसरा सही होगा।
चलिए अगला क्वेश्चन दिया गया है घा। घा घा में दिया है कि क्षारक जो आरएनए में नहीं पाया जाता, इसमें क्वेश्चन है एडेनिन, ग्वानिन, थायमिन और यूरेसिल। तो आरएनए में क्षारक थायमिन नामक क्षारक नहीं पाया जाता और डीएनए में यूरेसिल नामक जो है क्षारक नहीं पाया जाता, इसलिए इसमें तीसरा विकल्प सही होगा थायमिन। थायमिन ये सही है। अगला क्वेश्चन अंगा, ये दिया गया है कैनिजारो क्रिया प्रदर्शित करता है, 4 विकल्प है। पहला है बेंजोइक अम्ल, दूसरा दिया गया है टैलुइन, तीसरा है बेंजल्डिहाइड और चौथा है फार्मिक अम्ल। तो कैनिजारो क्रिया जो एल्डिहाइड होते हैं वे प्रदर्शित करते हैं, और ऐसे एल्डिहाइड जिनमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं पाया जाता है, तो इसमें इसके लिए उत्तर जो होगा वो आपका होगा बेंजल्डिहाइड। तो तीसरा विकल्प इसका सही होगा बेंजल्डिहाइड। बेंजल्डिहाइड ये सही होगा। और जो चा दिया गया है अगला क्वेश्चन, चा लिखा है कार्बिलेमिन क्रिया देता है। कार्बिलेमिन, तो कार्बिलेमिन जो प्राथमिक एमीन होते हैं वैसे भी ये क्रिया देते हैं। पहला विकल्प दिया गया है CH3NH2 जो कि प्राथमिक एमीन है, बाकी दूसरा द्वितीयक एमीन दिया गया है, तीसरा भी तृतीयक एमीन है और चौथा द्वितीयक एमीन। तो इसमें पहला विकल्प सही होगा, पहला विकल्प जो दिया गया है CH3NH2। CH3NH2 यानी जितने भी प्राथमिक एमीन होंगे EF क्रिया देंगे। तो ये सारे के सारे बहुविकल्पीय प्रश्न हैं इस सेट के। और चलिए इसके आगे हम अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, तब तक इसको लिखिए। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में जो पहला और दूसरा सवाल दिया गया है ये आपके सिलेबस से अब की बार हटा दिया गया है। तो हम इसके क्वेश्चन नंबर 2 के गा को देखते हैं। प्रश्न 2 का गा, इसमें लिखा हुआ है उत्तर दीजिए। उत्तर दीजिए, उत्तर दीजिए। पहला सवाल दिया गया है, इसका लिखा है किसी विलयन की चालकता तनुता के साथ क्यों घटती है। क्वेश्चन है किसी विलयन की चालकता तनुता के साथ क्यों घटती है। तो इसका आंसर नहीं लिखे हैं, बोलकर लिखवाते हैं, आप लोग लिखिए, लिखें। किसी विलयन का तनुकरण करने पर, किसी विलयन का तनुकरण करने पर उसके इकाई आयतन में आयनों की संख्या घट जाती है। उसके इकाई आयतन में आयनों की संख्या घट जाती है। अतः विलयन की चालकता तनुता के साथ घटती जाती है। अतः विलयन की चालकता तनुता के साथ घटती जाती है। चलिए इसी का गा का दूसरा क्वेश्चन दिया गया है कि 298 केल्विन पर 0.20 मोलर KCl विलयन की चालकता 0.248 सीमेंस सेंटीमीटर इनवर्स है, इसकी मोलर चालकता क्या होगी। तो चलिए यहां से वैल्यू लिख लेते हैं। दिया गया है मोलरता दी गई है 0.20 मोलर, 20 मोलर, और यहां पर इसके चालकता यानी कप्पा का मान दिया गया है 0.248 सीमेंस सेंटीमीटर इनवर्स, और मोलर चालकता ये पूछ रहा है कि क्या होगी। तो चलिए इसके मोलर चालकता की गणना करते हैं। सूत्र होता है, इसका सॉल्यूशन देखें। सूत्र है मोलर चालकता लैम्डा m बराबर कप्पा इंटू 1000/m। तो यहां पर वैल्यू रखेंगे, कप्पा का मान दिया गया 0.248 इंटू 1000 बटे मोलरता दी गई यहां पर 0.20। आप हल करेंगे तो यहां पर 3 अंक के बाद दशमलव एक जीरो लगा लेते हैं, दशमलव से दशमलव हट जाएगा, 2 जीरो से 2 जीरो काट देंगे, 2 से डिवाइड करेंगे, 2 1 कम 2, 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, 2 चौको 8। तो हल करोगे तो ये मान आ जाएगा 1240 सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। ये इसका आंसर होगा, नोट करिए।
उम्मीद है आप लोगों ने इसे लिख लिया होगा। तो चलिए हम अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। दूसरे का क्वेश्चन नंबर घ। दूसरे का क्वेश्चन नंबर घ कह रहा है कि प्रथम कोड की अपक्रिया दिया गया है N2O5 गैसियस स्टेट में है, गिव्स दैट 2NO2 गैसियस प्लस हाफ O2। रिएक्शन लिखते हैं, लिखा है N2O5 गैसियस स्टेट गिव्स दैट 2NO2 प्लस हाफ O2, ये भी गैस है, कि में 310 केल्विन पर N2O5 की प्रारंभिक सांद्रता 1.24 इंटू 10⁻⁻² मोल प्रति लीटर थी। तो हम इसकी प्रारंभिक मात्रा या प्रारंभिक सांद्रता को स्मॉल a से प्रेजेंट करेंगे और दिया गया है कि 1.24 इंटू 10⁻⁻² मोल लीटर प्रति लीटर। फिर कह रहा है कि 30 मिनट के पश्चात, टाइम दिया गया है t बराबर 30 मिनट, 30 मिनट, t बराबर 30 मिनट, 30 मिनट के पश्चात 0.20 गुणे 10 की घात -2 मोल प्रति लीटर रहेगी। यानी जो शेष बची मात्रा है 30 मिनट के बाद, जिसको हम a माइनस x से लिखेंगे, a माइनस x बराबर ये मात्रा दी गई है 0.20 इंटू 10⁻⁻² मोल प्रति लीटर, ये दिया गया है। इसमें कह रहा है 310 केल्विन पर वेग स्थिरांक अर्थात k की गणना कीजिए, और इसने एक मान दे दिया है कि log 6.2 बेस 10, इसका वैल्यू लिख दिया है 0.7924। तो चलिए इसको हम हल करते हैं प्रथम कोड की अभिक्रिया के समीकरण के द्वारा। चलिए इसका सॉल्यूशन देखें, लिखेंगे चूंकि अभिक्रिया का वेग स्थिरांक k बराबर 2.303 बटे t इंटू log a बटा a माइनस x बेस 10। यहां पर हम वैल्यू रख देंगे 2.303 बटे t का मान दिया गया है, टाइम 30 मिनट है, इंटू log a की वैल्यू दी गई है 1.24 इंटू 10⁻⁻² और a माइनस x की वैल्यू यहाँ बेस 10 है, a माइनस x की वैल्यू है 0.20 इंटू 10⁻⁻² बेस 10। तो यहाँ से ये हटेगा और दशमलव से दशमलव हम अगर हटाएं तो फिर इसको डिवाइड करते हैं, 20 एकम 20, 20 छक्का 120, 4 आएगा, दशमलव लगाओगे 40, 20 दूना 40, यानी log 6.2 मिलेगा। सॉल्व करेंगे 2.303/30 इंटू log 6.2 और log 6.2 की वैल्यू दी गई है 2.303 बटे 30 और इसका मान है गुणे 0.7924। जब हम इसको डिवाइड करेंगे 3 से तो 3 धाम 30, इसको काटेंगे 0.3 सतह 21, 3 छक 18, यानी ये इतने वैल्यू आएगा, ये कट जाएगा। और जब इसका हम इस मान में गुणा करेंगे तो ये मान आएगा 0.61 और आगे आएगा अपॉन 10, तो 2 अंकों तक हम लेते हैं और 10 से भाग करेंगे तो ये मान हो जाएगा 0.061। सार्थक अंकों में अगर लिखें तो इसको हम लिख सकते हैं 6.1 इंटू 10⁻⁻² और मात्रक हो जाएगा इसका मिनट इनवर्स। ये इसका आंसर होगा, नोट करिए। चलिए आशा है आपने लिख लिया होगा। आइए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में पहला जो सवाल दिया गया है इसका का, ये आपके सिलेबस से हटा हुआ है, अब की बार खा भी हट गया है, तो हम इसके गा की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का गा, इसमें लिखा हुआ है द्विदंतुर और उभय दंतुर लिगेंड से क्या तात्पर्य है, प्रत्येक का एक एक उदाहरण दीजिए। तो चलिए पहले हम द्विदंतुर के बारे में लिखते हैं, हेडिंग कर देंगे यहाँ पर गा में द्विदंतुर लिगेंड, द्विदंतुर
द्विदंतुर लिगेंड, द्विदंतुर लिगेंड। और चलिए इस द्विदंतुर लिगेंड की परिभाषा लिखते हैं। तो इसमें लिखें, इसकी परिभाषा लिखेंगे, वह लिगेंड जिनमें दो दाता परमाणु प्रति लिगेंड होता है, लिखेंगे वह लिगेंड जिनमें दो दाता परमाणु प्रति लिगेंड होता है तथा जो केंद्रीय धातु परमाणु से दो स्थानों पर जुड़ सकता है, अर्थात दो उपसहसंयोजी बंध बनाता है, द्विदंतुर लिगेंड कहलाते हैं। इसके उदाहरण की बात कर रहा है तो हम इसके उदाहरण देख लेंगे। जैसे एक एक उदाहरण कर रहा है तो हम एक एग्जाम्पल ही लिखेंगे। जैसे एथिलीन डाईएमीन, जिसको हम शॉर्ट में EN के द्वारा लिख देते हैं। अगर इसके आप सूत्र लिखना हो तो आप ऐसे लिखेंगे CH2NH2 और इसमें दोनों नाइट्रोजन पर एक एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। तो ये हो गया इसका। अगला में उभय दंतुर लिगेंड, तो अगला लिखते हैं हम उभय दंतुर लिगेंड। चलिए इसकी परिभाषा भी लिखें उभय दंतुर लिगेंड के बारे में। हाँ, इसकी परिभाषा लिखेंगे, कुछ एक दंती लिगेंड के पास, लिखें कुछ एक दंती लिगेंड के पास एक से अधिक दाता परमाणु होते हैं। कुछ एक दंती लिगेंड के पास एक से अधिक दाता परमाणु होते हैं, जिसके द्वारा ये केंद्रीय धातु परमाणु से उपसहसंयोजी बंध बना सकते हैं। इन्हें उभयदंती या उभयदंतुर लिगेंड कहा जाता है। एक उदाहरण की बात कर रहा है तो हम इसके एक उदाहरण को लिख देते हैं। जैसे साइनाइड व आइसोसाइनाइड, आइसोसाइनाइड यानी CN व NC, ये दोनों उभयदंतुर लिगेंड के रूप में यहां पर पाए जाएंगे। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 3 का घ। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का घ। इसकी बात करेंगे तो दिया गया है कि डी ग्लूकोज तथा डी फ्रक्टोज की संरचना में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो चूंकि 2 नंबर के सवाल हैं, दोनों का हम एक एक करके इसकी संरचना बताएंगे और इसकी संरचनाओं में हम यही बता देंगे कि चूंकि दोनों में क्रियात्मक समूह अलग अलग होते हैं तो दोनों के अलग अलग क्रियात्मक समूहों को लिख दिया जाएगा। तो इसकी चलिए हम संरचना बना लेते हैं। पहले हम देखते हैं यहाँ पर डी ग्लूकोज। तो डी ग्लूकोज की संरचना हो जाएगी, चूंकि इसमें CHO समूह होगा, COH COHH और यहां लिख देंगे CH2OH। तो 4 6 कुल मिलाकर के ये 6 कार्बनों की इसी को हम कहते हैं डी ग्लूकोज। ये डी ग्लूकोज की संरचना हो गई। अब हम बना लेंगे डी फ्रक्टोज की संरचना। तो चलिए यहाँ पर डी फ्रक्टोज की संरचना बना लेते हैं। डी फ्रक्टोज की होती है CH2OH CO HOH COHH
COHH और CH2OH। तो आप देखेंगे कि इनमें इसको लिखते हैं हम डी फ्रक्टोज। ये डी फ्रक्टोज की संरचना यहाँ पर बन जाएगी। अब देखेंगे दोनों में अगर अंतर स्पष्ट करने की बात कर रहा है तो हम यहाँ पर लिख देंगे कि चूंकि डी ग्लूकोज में CHO समूह पाया जाता है, यहाँ पर देख रहे हैं CHO समूह पाया जा रहा है, एल्डिहाइड समूह पाया जा रहा है, जबकि डी फ्रक्टोज में यहाँ पर कार्बोनिल समूह अर्थात CO समूह पाया जा रहा है। तो यही इन दोनों की संरचना बना करके और एक एक लाइन में लिख देंगे, यही इसकी अंतर हो जाएगा। चूंकि सवाल 2 नंबर में है तो ज्यादा इसके बारे में कुछ लिखना नहीं है। तो चलिए इस तरह से क्वेश्चन नंबर 3 खत्म होता है। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। क्वेश्चन नंबर 4 दिया गया है। पहला सवाल, प्रश्न 4 में पहला है का, और का में लिखा हुआ है, सवाल देखेंगे 0.1 मोल प्रति लीटर KCl विलयन से भरे हुए एक चालकता सेल का प्रतिरोध 100 ओम है। तो चलिए यहाँ पर दो तरह से सेल दिए गए हैं, दोनों को हम लिख लेते हैं। पहला दिया गया है 0.1 मोल प्रति लीटर KCl विलयन के लिए। अब देखेंगे इसके लिए क्या क्या दिया गया है। तो कह रहा है कि से भरे एक सेल का प्रतिरोध 100, यानी R की वैल्यू इसने दे दिया है कि इसका जो R है वो 100 ओम है। फिर कह रहा है तथा 0.02 मोल प्रति लीटर KCl विलयन की प्रतिरोधकता 500 ओम है। तो चलिए हम इसकी बात कर लेते हैं। यहां पर दूसरा 0.02 मोल प्रति लीटर KCl विलयन की प्रतिरोधकता, KCl विलयन के लिए, इसके लिए इसकी प्रतिरोधकता R का मान दिया गया है 500। फिर कह रहा है तो 0.02 मोल प्रति लीटर KCl विलयन की चालकता अर्थात कप्पा और इसकी मोलर चालकता यानी लैम्डा m, इनकी गणना कीजिए। यदि 0.1 मोल प्रति लीटर KCl विलयन की चालकता 1.29 सीमेंस मीटर इनवर्स है, यानी इसके कप्पा का मान भी इसने दे दिया है, कह रहा है 1.29 सीमेंस मीटर इनवर्स है, ये इसमें दे दिया गया है। तो चलिए अब हम इसको सॉल्व करते हैं। देखिए जो पहला मान हमारा दिया गया है R की वैल्यू और K की वैल्यू दी गई है, यहां से हम इस सेल के सेल स्थिरांक की गणना करेंगे। चूंकि सेल स्थिरांक x बराबर होता है L बाई ए, जहां पर दो चालकों के बीच की लंबाई और ये उनका क्षेत्रफल होता है। तो ये सेल की सांद्रता भले ही कुछ अलग अलग हो, लेकिन उनका जो सेल स्थिरांक होता है वो नियत रहता है। तो हम पहले एक समीकरण से जो है इसका सेल स्थिरांक ज्ञात कर लेंगे। चलिए देखते हैं। सूत्र है कि चूंकि कप्पा बराबर 1/r इंटू एक्स, जहां x सेल स्थिरांक होता है, तो x बराबर हो जाएगा कप्पा इंटू r। हल करेंगे, कप्पा का मान है 1.29 और r दिया गया है 100। सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा 129 और यहां पर चूंकि मीटर है तो ये होता है मीटर इनवर्स। ये x की वैल्यू हमें मिल गई पहले मान से। अब इस पहले मान को हम यहां पर रखेंगे और दूसरे का मान ज्ञात कर लेंगे। तो चूंकि कप्पा बराबर, अभी सूत्र लिखा 1/r इंटू एक्स, 1/r इंटू एक्स। तो आप यहां पर हम r 500 में रखेंगे, तो 1/500। x का मान जो यहां पर हमें मिला 129 है, तो हम इसको रख देंगे, या ऐसे हम 129 को लिख सकते हैं 1.29 इंटू 100।
भाग कर दीजिए, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, तो ये 5 आएगा। 5 से इसको हम डिवाइड कर लेते हैं, तो 0 दशमलव लगाओगे, 5 दूनी 10, और ये हो जाएगा 12 है 2 29, 50 25, 4 आएगा 40, 5 40। तो ये के का मान मिल जाएगा हमें 0.258 और मात्रक होगा सीमेंस मीटर इनवर्स। एक आपका ये पहला उत्तर होगा। यहीं पर कह रहा है कि इसके मोलर चालकता की गणना कीजिए, तो हम इसकी मोलर चालकता ज्ञात कर लेते हैं। तो सूत्र है, चूंकि मोलर चालकता यानी लैम्डा m बराबर कप्पा इंटू 1/m, तो कप्पा का मान दिया गया है 0.258 गुणे 1, और इसकी मोलरता देखिए दी गई है यहाँ पर इसका सूत्र 1000 बटा m, तो ये हो जाएगा 1000 बटा, इसका मान दिया गया है 0.02। हल करेंगे, 3 अंक पर दशमलव है, 1 जीरो लगा लेंगे, दशमलव से दशमलव हट जाएगा, 0 से 0 काट दें, 2 1 कम 2, 2 1 कम 2, यहाँ पर 2 दूनी 4 और 1 आएगा 2 9 18, 129 मिलेगा। और 100 से गुणा करोगे तो ये मान हो जाएगा 129 गुणे 10 की घात 2। अगर हम सार्थक अंकों में लिखें तो 1.29 इंटू 10 टू पावर 4, और यहां पर इसका मात्रक हो जाएगा सीमेंस मीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, ये इसका मात्रक हो जाएगा। नोट करिए। उम्मीद है आप लोगों ने इसे लिख लिया होगा। तो चलिए हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है, चौथे का जो खा है ये आपके सिलेबस से हट चुका है, इसको नहीं पढ़ना है। चौथे के गा के बारे में हम बात करेंगे। चौथे का गा, तो गा में पहला जो दिया गया है, निम्न पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखो। और टिप्पणी में जो पहला दिया गया वो है प्रोटॉनों की द्वितीयक, ये गलत लिखा हुआ है, ये होना चाहिए प्रोटीनों की द्वितीयक संरचना। पहला दिया गया है प्रोटीनों की द्वितीयक संरचना, प्रोटीनों की द्वितीयक संरचना, द्वितीयक संरचना। तो चलिए इसके बारे में देखते हैं, प्रोटीनों की द्वितीयक संरचना। और ये जो टिप्पणी में दिया गया है, ये तीनों क्वेश्चन एक एक नंबर के हैं, तो ज्यादा विस्तार से हमें इसके लिखने की जरूरत यहाँ पर नहीं है, क्योंकि जिस तरह से प्रश्नों का अंकों का विभाजन हो हम उसी तरह से उसका उत्तर लिखें। तो चलिए इसकी जो दिया गया है प्रोटीन की द्वितीयक संरचना, इसकी परिभाषा यहाँ से नोट कर लेते हैं। तो लिखिए, इसमें लिखो, प्रोटीन अणु की लंबी लचीली पेप्टाइड श्रृंखला, प्रोटीन अणु की लंबी लचीली पेप्टाइड श्रृंखलाएं आपेक्षिक दृढ़ श्रृंखला में वलित होती हैं, आपेक्षिक दृढ़ श्रृंखला में वलित हो जाती हैं, जिसे द्वितीयक संरचना कहते हैं। फिर से देखेंगे, प्रोटीन अणु की लंबी लचीली पेप्टाइड श्रृंखलाएं दृढ़ श्रृंखला में वलित हो जाती हैं, जिसे प्रोटीन की द्वितीयक संरचना कहते हैं। इसी में लिख लेंगे, और ये दो प्रकार की संरचना बनाते हैं, ये दो प्रकार की संरचना बनाते हैं। और पहला लिख लेंगे इसमें अल्फा हेलिक्स संरचना, अल्फा हेलिक्स संरचना, और दूसरा लिख लेंगे बीटा प्लीटेड संरचना, बीटा प्लीटेड संरचना, बीटा प्लीटेड संरचना। बस इसको एक नंबर में इतना ही, से ज्यादा नहीं लिखना है। दूसरा क्वेश्चन, दूसरा दिया गया है पेप्टाइड बंध, पेप्टाइड बंध।
तो इस पेप्टाइड बंध के बारे में लिखेंगे। प्रोटीनों में जनरली बनता है ये पेप्टाइड बंध, तो इसके बारे में लिखें। देखो, जब एमिनो अम्ल का एक एमिनो ब्रैकेट में लिख लेंगे NH2 समूह, एक एमिनो, फिर ब्रैकेट में लिखेंगे NH2 समूह, तथा दूसरे एमिनो अम्ल के कार्बोक्सिल, ब्रैकेट में लिखेंगे COOH, कार्बोक्सिल समूह से क्रिया करता है तो CONH बंध बनाता है, जिसमें जल के एक अणु का निराकरण होता है, अतः इसी CONH बंध को पेप्टाइड बंध कहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन, तीसरा दिया गया है मोनोसेकेराइड। मोनोसेकेराइड जब हम कार्बोहाइड्रेटों का वर्गीकरण करते हैं तो उसको दो भागों में या तीन भागों में कर लीजिए, मोनोसेकेराइड, ओलिगोसेकेराइड और पॉलीसेकेराइड में विभाजित करते हैं। तो मोनोसेकेराइड की परिभाषा लिखें, वह सरलतम इकाइयां जिन्हें और अधिक सरल कार्बोहाइड्रेटों में जलअपघटित नहीं किया जा सकता, मोनोसेकेराइड इकाई कहलाती है। ये स्वाद में मीठी व जल में विलय होती है। तो ये हो जाएगा मोनोसेकेराइड। चलिए अब अगला देखते हैं। तो इस तरह से चौथे का गा भी कंप्लीट होता है। चौथे का क्वेश्चन नंबर घा देखेंगे। प्रश्न ये गा हो जाएगा। अब घा पर देखते हैं। चौथे का क्वेश्चन नंबर घा लिखा है, कारण बताइए। चौथे का घा है, कारण बताइए। पहला क्वेश्चन दिया गया है कि एनिलीन फ्रीडल क्राफ्ट अपक्रिया प्रदर्शित नहीं करती है, क्यों? एनिलीन, क्वेश्चन लिखेंगे, एनिलीन फ्रीडल क्राफ्ट अपक्रिया प्रदर्शित नहीं करती है, क्यों? इसका रीजन बताना है कि ये फ्रीडल क्राफ्ट अपक्रिया क्यों नहीं प्रदर्शित करती है। तो इसका आंसर लिखें, पहले लिखेंगे, फ्रीडल क्राफ्ट अपक्रिया में एल्युमिनियम क्लोराइड AlCl3, एल्युमिनियम क्लोराइड उत्प्रेरक की तरह कार्य करता है। आगे लिखें, चूंकि एल्युमिनियम क्लोराइड एक लुईस अम्ल है तथा एनिलीन लुईस क्षार है, अतः ये परस्पर क्रिया करके लवण बना लेते हैं।
अतः ये परस्पर क्रिया करके लवण बना लेते हैं। कैसे बनाते हैं इसका रिएक्शन देखेंगे। जैसे C6H5NH2, इसके पास एक लोन पेयर होता है तो ये लुईस क्षार जैसा व्यवहार करेगा, और AlCl3 एल्युमिनियम क्लोराइड ये लुईस अम्ल होता है। जब ये इनको आपस में मिलाते हैं तो ये बना लेता है C6H5NH2 और इसी के साथ जुड़ जाता है AlCl3। इस पर पॉजिटिव चार्ज आता है और इस पर आ जाता है निगेटिव चार्ज, तो एक प्रकार का ये लवण बना लेता है। रिएक्शन लिखें। और इसी में नीचे लाइन से लिखें कि लवण के बनने में, देख रहे हैं, लवण के बनने में नाइट्रोजन परमाणु पर धन आवेश आ जाने के कारण, नाइट्रोजन परमाणु पर धन आवेश आ जाने के कारण यह आयन निष्क्रिय समूह की तरह व्यवहार करता है। यह आयन निष्क्रिय समूह की तरह व्यवहार करता है, जिसके परिणाम स्वरूप बेंजीन वलय पर इलेक्ट्रॉन घनत्व कम हो जाता है। बेंजीन वलय पर इलेक्ट्रॉन घनत्व कम हो जाता है। अतः एनिलीन फ्रीडल क्राफ्ट अपक्रिया नहीं दर्शाता है। अतः एनिलीन फ्रीडल क्राफ्ट अपक्रिया नहीं दर्शाता है। चलिए इसी चौथे में एक दूसरा है, चौथे में घा में दूसरा है। क्वेश्चन नोट करें। एथिलेमीन जल में विलेय है जबकि एनिलीन नहीं। फिर से सुने, एथिलेमीन जल में विलेय है जबकि एनिलीन नहीं, क्यों? तो इसका कारण लिखेंगे। लिखें, एथिलेमीन जल के अणुओं के साथ हाइड्रोजन बंध बना लेता है। एथिलेमीन जल के अणुओं के साथ हाइड्रोजन बंध बना लेता है, जिसके कारण यह जल में विलेय है। जबकि एनिलीन में उच्च हाइड्रोकार्बन भाग ब्रैकेट में लिख लेंगे जल विरोधी, ब्रैकेट बंद करके आगे लिखें, होने के कारण यह जल के साथ हाइड्रोजन बंध नहीं बनाता है। यह जल के साथ हाइड्रोजन बंध नहीं बनाता है, अतः यह जल में अविलेय है। अतः यह जल में अविलेय है। तो चलिए आज हम यही 4 क्वेश्चन इस सेट का सॉल्व करेंगे और इसके आगे के प्रश्नों को हम कल अगली क्लास में सॉल्व करेंगे। तो आशा है कि आप सभी को यह क्लास अच्छी तरह से समझ में आई होगी। तो मिलते हैं हम अगली क्लास में, तब तक आप अपना ख्याल रखिए। थैंक यू। जय हिंद।